पैनक्रियास कैंसर के पेशेंट्स के लिए विपल्स ऑपरेशन यानी कि पैनक्रियाटोडियोडेनेक्टोमी ये एक चैलेंजिंग बट लाइफ सेविंग सर्जरी होती है और आजकल दुनिया भर में ये सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से परफॉर्म की जा रही है जिससे कि रिकवरी फास्टर होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक विपल्स सर्जरी किस प्रकार से की जाती है, ये कब की जाती है, कैसे की जाती है और इसका रिकवरी फेज कैसे होता है। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि विपल्स ऑपरेशन ओपन सर्जरी से परफॉर्म करना बेटर है या रोबोटिक टेक्निक से परफॉर्म करना बेटर है। चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। विपल्स ऑपरेशन ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर का बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग ऑपरेशन है। ये किन पेशेंट्स में किया जाता है? तो जिन पेशेंट्स को पैनक्रियास के हेड का कैंसर है, यानी कि पैनक्रियास का जो ग्लैंड है उसका जो हेड रीजन होता है, अगर वहां पे ट्यूमर है और वो ट्यूमर सिर्फ पैनक्रियास के अंदर तक सीमित है, लोकलाइज है, तब हम विपल्स सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कुछ पेशेंट्स जैसे कि डिओडेनल कैंसर यानी कि स्मॉल इंटेस्टिन के फर्स्ट पार्ट का अगर कैंसर है तो, या फिर बाइल डक्ट यानी कि पित्ते की नली के नीचे के पार्ट का अगर कैंसर है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स को रिमूव करते हैं और ये क्यों इतना कॉम्प्लेक्स होता है। तो विपल्स सर्जरी में हम पैनक्रियास के हेड रीजन को रिमूव करते हैं, इसके साथ साथ डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टिन के फर्स्ट पार्ट को भी हम रिमूव करते हैं। इसका नाम होता है डिओडेनो पैनक्रियाटेक्टोमी या पैनक्रियाटो डिओडेनेक्टोमी। साथ के साथ बाइल डक्ट का जो लोअर हिस्सा होता है, गॉल ब्लैडर और इसके अगल बगल में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको हम क्लियर आउट करते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स को निकालने के बाद में हम बचे हुए स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टिन के साथ जोड़ते हैं, पैनक्रियास के बचे हुए हिस्से को हम स्मॉल इंटेस्टिन के साथ जोड़ते हैं और बाइल डक्ट को यानी कि पित्ते की नली को भी स्मॉल इंटेस्टिन में जोड़कर वो रास्ता फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रिमूवल वाला हिस्सा होता है और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि फिर से सारी चीजों को जोड़ने का एक पार्ट होता है और ये दोनों ही पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं एक सक्सेसफुल विपल्स ऑपरेशन करने में। तो विपल्स ऑपरेशन का हमारा जो गोल होता है वो सबसे पहले तो प्रॉपरली पूरी तरह से ट्यूमर को बाहर निकालना, इसी के साथ साथ उसके अगल बगल में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं इसको बाहर निकालना विथ क्लियर मार्जिन, यानी कि कोई भी कैंसर का इवन 1% हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसका हम केयर लेते हैं। अगर कभी कभार ट्यूमर ब्लड वेसल्स को भी चिपका हुआ रहता है तो हम इन ब्लड वेसल्स को भी रिमूव कर सकते हैं और ये सब होने के बाद में प्रॉपरली बचे हुए स्ट्रक्चर्स को जोड़ना, और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर सर्जरी में ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सर्जरीज है जो लगभग 6 से 10 घंटे चलने वाला ऑपरेशन है और इसीलिए इसको सिर्फ स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही परफॉर्म किया जाता है। जिन लोगों को इस सर्जरी में पूरी तरह से एक्सपीरियंस है वही लोग इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। अब इस सर्जरी को परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और जो चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रोबोटिक विपल्स सर्जरी। अब रोबोटिक विपल्स सर्जरी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है कि पूरी की पूरी सर्जरी जो है वो 5 या 6 छोटे छोटे कट्स यानी कि 1 या 2 सेंटीमीटर के कट्स लेकर हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट के स्टमक के या पेट के अंदर जाकर। तो सबसे पहला पार्ट है कि हम ये छोटे इंसिजन्स लेके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है और रोबो जो है उसको हम डॉक करते हैं और पेशेंट के बॉडी के अंदर ये प्रोसीजर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है इस रोबो को डॉक करने के बाद में कि हम पूरे एरिया को असेस करते हैं कि ट्यूमर कितना स्टक है, कितना चिपका हुआ है आजू बाजू के स्ट्रक्चर को। फिर धीरे धीरे प्रिसाइजली इन स्ट्रक्चर्स को हम सेपरेट करते हैं और वो ट्यूमर का रिमूवल होता है। ये ऑपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। फिर पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टिन को हम पैनक्रियास, बाइल डक्ट
और स्टमक के साथ में ज्वाइन करते हैं वन बाय वन। इसके बाद में हम उस एरिया में कुछ ड्रेनेज पाइप्स रखते हैं और फीडिंग के लिए एक ट्यूब बना देते हैं, जिससे कि कुछ दिनों के लिए जब तक ये जोड़ जो है इसके स्टिचेस या स्टेपल्स पूरी तरह से हील नहीं होते तब तक हम पेशेंट को फीडिंग इस ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है कि रोबोटिक विपल्स कैसे किया जाता है। अब इसमें ओपन सर्जरी को अगर हम कंपेयर करें तो ओपन सर्जरी में जो प्रोसीजर होता है और रोबोटिक में जो प्रोसीजर होता है, ये बेसिकली प्रोसीजर अलग नहीं होता है, सर्जरी सेम रहती है। बट ओपन सर्जरी में जो हम कट लगाते हैं वो लगभग 20 to 25 सेंटीमीटर्स बड़ा कट होता है। सो ऑलमोस्ट 8 to 10 इंचेस इसको हमको स्टमक को पूरा कट करके हम उस एरिया तक जाते हैं। उस बड़े इंसिजन में से हम पूरी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। वेयर एज रोबोटिक सर्जरी में यही सारी चीजें, यही सारे स्टेप्स हम छोटे छोटे इंसिजन्स में करते हैं। तो इसका एडवांटेज सबसे मेन तो ये है कि जो कट लगता है जिससे की वजह से ब्लड लॉस होता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ये कट जो है वो नहीं लगाना पड़ता है। पूरी सर्जरी जो है वो छोटे छोटे कट्स में की जाती है, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है, ब्लीडिंग कम होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक्स्ट्रा ब्लड जो हमको चढ़ाना पड़ता है कई बार, वो मोस्टली रोबोटिक सर्जरी में हमको नहीं चढ़ाना पड़ता है। और क्योंकि कट भी छोटा है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम है। इसी के साथ साथ रोबोट से हमें 2-3 और एडवांटेजेस ऐसे मिलते हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो लगभग 10 से 15 टाइम्स हम इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं कि उस एरिया में ट्यूमर कितना स्प्रेड है, वो कितने स्मॉल ब्लड वेसल्स में भी चिपका हुआ है, वो सारी चीजें हम मैग्निफिकेशन के जरिए ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। और जो कैमरा का जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से हमारे पास में होता है, तो हम जूम इन करके उस एरिया को देख सकते हैं जिसमें हमें ट्यूमर को निकालना है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इसी के साथ साथ जो रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसका जो प्रिसीजन होता है और डिफिकल्ट एरियाज में जाने की इसकी जो एबिलिटी होती है वो हमारे ह्यूमन हैंड्स से भी ज्यादा होती है। और इसमें बिल्कुल भी ट्रेमर्स नहीं आते हैं। तो जो सर्जरी या फिर मतलब ट्यूमर रिमूवल का जो काम है या फिर रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है। और कई स्टडीज में ऐसा भी देखा गया है कि ओपन सर्जरी में जो लीक होने के चांसेस हैं वो रोबोटिक सर्जरी में कई बार कम हो जाते हैं। तो मेनी टाइम्स रोबोटिक सर्जरी ये ज्यादा सेफर ऑप्शन हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट भी ये है कि जब हम ओपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो जब तक पूरी तरह से जख्म या वुंड हील नहीं हो जाती है, इसके स्टिचेस रिमूव नहीं हो जाते हैं, हम मेनी टाइम्स कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकते। अर्ली कीमोथेरेपी स्टार्ट करना कैंसर के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये स्टेप डिले हो जाता है तो कैंसर के वापस आने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि स्टिचेस ही कम होते हैं और हीलिंग फास्ट होती है, तो हम कई बार कीमोथेरेपी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें अननेसेसरी डिले नहीं होता है। तो दैट इज वन मोर एडवांटेज कि रोबोटिक विपल्स सर्जरी आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रही है। वर्ल्ड वाइड रोबोटिक विपल्स सर्जरी की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बढ़ती जा रही है। इट इज सेड कि आने वाले कुछ दिनों में मोर केसेस विल बी डन बाय रोबोटिक विपल्स देन ओपन सर्जरी। अगर आपको रोबोटिक विपल्स सर्जरी के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ रोबोटिक विपल्स ऑपरेशन, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर नीचे दिया गया है। एंड इफ यू आर फेसिंग विपल्स सर्जरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू आस्क योर सर्जन, एम आई अ गुड कैंडिडेट फॉर अ रोबोटिक विपल्स सर्जरी? क्या मुझ में ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है? और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।